हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो ये जो आपके वीडियो है इसमें हम क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के लघु जो प्रश्न उत्तर आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके ये दो पार्ट में, ये 2 या 3 पार्ट में आपको ये कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपको 2 से 3 पार्ट में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, हर एक पार्ट में 15-15 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके लघु वाले रहने वाले हैं। देखो, दीर्घ में आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं और ये लघु से ही आपके बन जाते हैं कौन से दीर्घ प्रश्न उत्तर। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको मैं बता दूं, हमारा दूसरा चैनल है टॉपर्स नोटबुक के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंग्लिश मीडियम के सारे साइंस की वीडियोस, ठीक है, वो आपको वहां देखने को मिल जाएगी। और जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर उनको टॉपर्स जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के रह चुके हैं उत्तराखंड बोर्ड के, उनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी आंसर शीट रहती है टॉपर्स उनकी जो आंसर शीट रहती है, ठीक है, वो भी उस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी एक बार जरूर विजिट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि हमारा नया चैनल है टॉपर्स नोटबुक के नाम से। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो यही सारे सेम क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे जो हमारे दूसरा चैनल है टॉपर्स नोटबुक के नाम से। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो उन वीडियोस को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को। तो इसमें जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन आप बच्चों क्या देख रहे हैं इसमें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, नीचे दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत पदार्थ का नाम लिखिए। ठीक है, और कंटिन्यू इन क्वेश्चंस को आप लोग देखते रहेंगे। और जितने क्वेश्चन बच्चों बता रहा हूँ, अगर आप इनको प्रिपेयर करके जाते हो तो 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। देखते हैं आगे क्वेश्चन, और कंटिन्यू देखो बच्चों, वीडियो कंप्लीट देखना। अगर बीच में छोड़ते हो समझ लो फिर आप लास्ट में वही बोलोगे कि सर बताया हुआ आया नहीं। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो ऑक्सीकरण देख लो किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई रासायनिक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कोई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। या फिर इसमें एक चीज आप और याद रखोगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, और या फिर हाइड्रोजन अलग होती है, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न आपको संतुलित करने वाला है, तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए आप देख लो सीधा सीधा पहला आपका Fe प्लस H2O, एरो आपका Fe3O4। तो इसका मैं सीधे सीधे आंसर दिखाता हूँ, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप लोग बोलेंगे तो उसको मैं अलग से आपको सॉल्व कर दूंगा। तो इसका आप आंसर, ऊपर क्वेश्चन देख लिया आपने, सिंपल आप यहाँ से इसका आंसर नोट कर लीजिए। सिर्फ यहाँ पे H2O के सामने 4 लग जाएगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो इसी में संतुलित करने वाला है सेकंड नंबर। ठीक है, और अभी देखो इसका जो आगे सॉल्यूशन है उसको मैं पूरा दिखा देता हूँ। खाली वो अभी हमने, क्योंकि देखो इसका स्टेप बाय स्टेप होता है, बट आपने एग्जाम में ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट आपने आंसर लिखना है। तो उसका आंसर ये हो जाएगा आपका, जो फर्स्ट वाला हमने देखा था, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट वाला था। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने देखा था, सेकंड आपका था PbNO3 के बाहर आपका 2 आ जाएगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो आपका जो निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 2Pb ब्रैकेट में NO3 टू, फिर एरो आपका आ जाएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है, ये जो संतुलित करने वाले दिखा रहा हूँ इन्हीं, ये सिलेक्टेड है, बस इन्हीं को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं तीसरा वाला, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ऊपर स्क्रीन क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, और सी नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं MnO2 प्लस HCl एरो करके पूरा आप देख रहे हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और सारे देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो किसी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। फिर आप देख रहे हैं HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CnO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, और कोशिश करेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा जो भी आपने फर्स्ट वाला देखा उसका आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और इसको अलग से नोट करके आप अच्छे से देखो, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर होगी क्योंकि पूरा इसमें डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका बी नंबर है उसका देख लेते हैं आंसर। बी नंबर का हो जाएगा आपका BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl। तो इसका जो क्वेश्चन है वो आप पहले देख चुके। नेक्स्ट सी नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O, इसका बैलेंस देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसका जो फाइनल आंसर है 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 2H2O। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ये न्यूमेरिक जो आपके बैलेंस करने वाले हैं इनको मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है आपका कि संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संयोजन दोनों में अंतर अगर हम बात करें तो इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक अभिक्रिया में एक यौगिक वियोजित होकर दो या दो में टूटता है।
दूसरा आप देख रहे हैं ये क्रियाएं एक या अनेक तत्वों के पारस्परिक संयोजन से विभिन्न ऊर्जाओं की उपस्थिति में पूर्ण होती है। और ये अभिक्रियाएं क्या हैं, प्राय ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत और प्रेरकों के कारण ही संभव हो पाती हैं, परंतु ये संयोजन अभिक्रियाएं विपरीत होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं संयोजन में दो पदार्थ मिले, एक प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया, ऐसी एक आपके पास अभिकारक है, दो उत्पादों में टूट गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ऊष्माक्षेपी बच्चों क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आप नीचे देख रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ऊष्माशोषी की बात करें तो जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल नीचे आप देखेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो उपचयन और अपचयन दोनों मिलकर के क्या बनाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया बनाती है। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जब परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे अपचयन, उसे उपचयन, और जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है। और फिर आगे है, कई अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन साथ साथ चलते हैं, अतः ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन तथा अपचयन प्रक्रियाएं साथ होती हैं अपउपचय या फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए, उपचयन अपचयन दे रखे हैं, और इसमें सिर्फ आपने इतना देखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है संसारण और विकृत गतिता। तो संसारण क्या है, जब किसी धातु की सतह वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित हो जाती है तो यह संचारित कही जाती है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लोहे पर जंग लगना। विकृत गंधिता क्या होता है, वसा तथा जल को लंबे समय तक रखने पर इनका उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया है, जिस कारण इनकी गंध तथा स्वाद भी परिवर्तित हो जाती है। वसा तथा तेल के उपचयन का यह प्रक्रम विकृत गंधिता कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या दे सकते हैं, आलू के चिप्स के थैलों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है CaO यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। उस पदार्थ का नाम होता है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। फिर आपका विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसको, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो इसका आंसर बच्चों आप अगर देखेंगे कि जो यौगिक है इसका प्रचलित नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और ये क्या होता है, शुष्क बुझे चूने से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है। ये आपकी रिएक्शन है इसको पूरा बनाने की, यानी से उसको बुझे हुए चूने में हम क्लोरीन मिक्स करेंगे तो आपका विरंजक चूर्ण बन करके निकल जाएगा। और इसके उपयोग की बात करें तो एक है पीने के जल को रोगाणु रहित करने के लिए, दूसरा अगर हम बात करें तो अनेक रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में। आई होप कितना क्लियर हो जाएगा, और ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इसको। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कंटिन्यू बच्चों, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ याद करते रहेंगे। अगला है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने के सोडे के उपयोग देखेंगे तो कांच, साबुन, कागज के निर्माण में। दूसरा है आपका जल की स्थायी कठोरता के निवारण में। और बेकिंग सोडा की बात करें तो प्रतिअम्ल औषधि के घटक के रूप में। और दूसरा है भोज्य तथा पेय पदार्थों के योगात्मक रूप में। नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूरा हम आंसर सीधा देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2 होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। यह जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। जिप्सम आप देख रहे हैं CaSO4.2H2 हो गया, एरो 373 केल्विन टेम्परेचर हो गया, बन जाएगा आपका क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे 3/2 मॉलिक्यूल्स आपके बाहर निकल जाएंगे एक से पानी के। फिर है, इसमें पानी से मिलकर ठोस जिप्सम बन जाने का विशेष गुण होता है। फिर इसको अगर हम उपयोग की बात करें तो डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और दीवारों आदि को पेंट करने के लिए, छतों आदि को छती कह रहा हूँ, छत आदि को क्या करते हैं, डिजाइन वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मूर्ति आदि के निर्माण में। अगले प्रश्न पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी वीडियोस आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। और जो हमारा नया चैनल है टॉपर्स नोटबुक, उसको भी फटाफट जाकर के लाइक और सब्सक्राइब, लाइक तो क्या, सब्सक्राइब कर देना। लाइक तो जब आप वीडियो देखोगे तब आप कर ही दोगे अगर आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होगा। तो जब आप अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जिसका फॉर्मूला आप सामने देख पा रहे हैं। देखो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें खा नंबर अगर आप देखेंगे, नंबर शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन से क्रिया कराइए। तो अभी हमने देखा क्या बन जाता है, विरंजक चूर्ण बन जाता है। तो विरंजक चूर्ण का आपका फॉर्मूला याद कर लो, CaOCl2। नीचे आप देख रहे हैं ये CSO, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, क्या बन जाएगा आपका, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट चलते हैं, गा नंबर अभी आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का जल दूधिया हो जाता है।
यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चूने का जल हो गया यानी CH का होल ट्वाइस, और सफेद अवक्षेप यानी दूधिया रंग आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न जो आपने देखना है, सेकंड नंबर इसमें खास करके ध्यान रखना है, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा है जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई जाती है, यानी जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बन जाता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है। नेक्स्ट आपका है विरंजक चूर्ण की तनु HCl के साथ तनु HCl अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा, तो आपका विरंजक चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आप करेंगे मिक्स तो कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, और बाकी आप देख रहे हैं रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट जो आपने देखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित करने पर, तो जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। फिर दूसरा है जो आपने देखना है चूने में जल डाला जाता है, तो ये आप अच्छे से कर लेंगे। पांचवा एक देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पांचवा सारे नहीं करने आपने, टाइम हो तो कर लेना। जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बन जाता है, भाई हमने ये थोड़ी देर पहले भी देख लिया है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया। तो भाप आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, H2O, और आयरन हो जाएगा Fe, तो इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा Fe3O4। ठीक है, उसके बाद है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, तो ये आपका बन जाएगा 2KOH प्लस H2। अगला प्रश्न है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। वे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका Al2O3 और As2O3। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर बताना है। तो देख लेते हैं इनके बीच अंतर क्या क्या होते हैं। पहला है कि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है, अधातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए इनसे हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ऐसे ही आप इनमें से छोटे छोटे वाले याद कर लेना, धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं अक्सीकारक होती हैं, ठीक है, खाली कार्बन को छोड़ करके। तो तीसरा चौथा तीसरा आप देख लेना, अगर याद हो तो कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है खनिज अयस्क गैंग को परिभाषित करना है। तो खनिज है भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। दूसरा है अयस्क, उन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातु का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहलाते हैं, जैसे लेड का अयस्क गैल्वना है। फिर है गैंग, जब कभी अयस्क का भूखनन होता है तो खनिज अयस्क बालू एवं चट्टानी पदार्थों से संदूषित होता है, यानी जो खनिज होता है उसमें धूल कण मिट्टी वगैरह आदि मिली रहती है, तो खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थों की जो अशुद्धियां उपस्थित होती है उन्हें गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न है संसारण पर टिप्पणी लिखिए या फिर लोहे पर जंग क्यों लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक धातुओं की सतह वायु तथा जल से प्रभावित होती है, आयरन को जब आर्द्र वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ दिए देते हैं तो इसकी सतह पर भूरे रंग का एक पपड़ीदार पदार्थ का आवरण उत्पन्न हो जाता है, इसे जंग कहते हैं। जंग हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी फॉर्मूला आप देख रहे हैं Fe2O3.X होता है। इस प्रकार कॉपर को आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग के बेसिक कॉपर कार्बोनेट का आवरण उत्पन्न हो जाता है। पूरा याद नहीं करना है, बस आप जंग तक याद कर लो, ठीक है। और संसारण का अगर आपने देखना है तो आप पूरा नीचे देख सकते हैं, बाकी ये नीचे यहाँ से लेकर के पूरा ये नीचे नहीं देखना, इसको पूरा छोड़ दो। अगला प्रश्न है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। कपड़ों में गंदगी सामान्यतः तेलीय पदार्थ के रूप में अवशोषित रहती है, ये आपको पता है। इसे जल से नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि यह तेलीय गंदगी जल के साथ भलीभांति मिश्रित नहीं होती। परंतु जब एक गंदे कपड़े को साबुन के घोल में डाला जाता है तो गंदगी तथा चिकनाई स्वयं ही साबुन के अणुओं के हाइड्रोकार्बन घटक से जुड़ जाती है। साबुन का आयनिक सिरा सिंगल बॉन्ड COO जो जल के अणुओं से जुड़ा रहता है हाइड्रोकार्बन घटक को गंदगी के साथ कपड़ों की सतह से दूर धकेल देता है तथा कपड़ा साफ हो जाता है। ये पूरी आपने सफाई विधि देख ली। अगला प्रश्न है कि IUPAC नाम उनके क्रियात्मक समूह लिखने हैं, ठीक है। तो पहला आप देख रहे हैं CH3CHO, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, पहले वाले का एक तो इसका अगर हम नाम बात करें क्या, IUPAC नाम। तो और बाकी ये है प्रक्रियात्मक समूह, वो आपने बताना है मतलब क्रियात्मक समूह बताना है, यहाँ पे थोड़े से इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है। तो IUPAC नाम हो जाएगा इसका एथेनॉल, और क्रियात्मक हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा आपका CH3COOH, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, और क्रियात्मक समूह हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीसरा है CH3CH2OH, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, और क्रियात्मक समूह हो जाएगा एल्कोहल। अगला प्रश्न है आपका साबुन तथा संश्लिष्ट अपमार्जक या अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप यहीं से एक बार देख लीजिए आराम से, ठीक है। इसमें आप कम से कम 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा, छोटे छोटे वाले जो भी आपको याद करने हो, तो कोई भी 3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। साबुन के बारे में आपने थोड़ी देर पहले पढ़ ही लिया, बाकी यहाँ से और थोड़ा सा देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्यों? इसका आंसर देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु का आकार भी बढ़ते हैं, क्योंकि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या वृद्धि होने के कारण उनके कोशों की संख्या में क्रमशः वृद्धि होती है, परंतु बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। फलस्वरूप बाह्यतम कोश व नाभिक के केंद्र के मध्य दूरी क्रमशः बढ़ती है, इसी कारण परमाणु का आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घट घट जाता है, क्यों? तो आंसर है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु का आकार घट जाता है, क्योंकि इसमें बाएं से दाएं और जाने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक क्रमशः बढ़ता है। फलस्वरूप नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथा बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः बढ़ती है, परंतु कोश संख्या समान रहती है, जिसके कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन व ठीक है। और बाकी इसका जो आंसर है वो मैं आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा वहां पे मिल जाएगा। बस आपने यहाँ से क्या रखना है कि कोश की संख्या समान रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दो तत्वों के नाम, और ये जो इस बार रहने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, दो तत्वों का नाम लिखिए जिनके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब आप कक्षा बनाते हैं तो आपको देखो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं इस तरह से बढ़ जाते हैं, पहले वाले में आ जाते हैं 2, फिर आपके उसमें रहते हैं 8। ठीक है, 2 8 8 करके भरे जाएंगे, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो बोला है 2 और 5, देखो कितने होना चाहिए बाहरी में 5, तो पहले वाले में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे रहेंगे, फिर बाहरी कक्षा में 5, यानी एक आपका 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 नंबर आएगा। 7 पर क्या होता है, नाइट्रोजन। ऐसे ही और 2 बताने हैं, तो 2 में देखो पहले में 2, फिर ये फुल भर दी, फिर बाहरी कक्षा में 5, तो टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 10 और 5 15, 15 पर आपका क्या होता है, फास्फोरस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला है, उस तत्व का नाम लिखिए जिसमें दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुना इलेक्ट्रॉन हो। बताया है कि उस कोश का नाम बताना है जिसमें पहले वाले कोश से दुगने हो। ठीक है, तो पहले वाले में 2 है तो दूसरे वाले में देखो कितने हैं, 4। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। और 6 क्या होता है, कार्बन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 2 8 7 वाला एक तत्व है, इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आपने फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। 2 8 7 वाला एक तत्व एक्स है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो सिंपल इनको जोड़ दो, 17 आएगा, 17 इसका परमाणु संख्या हो जाएगी। फिर इसकी आवर्त कौन सी हो जाएगी, आवर्त नंबर 3, और समूह हो जाएगा इसका सप्तम समूह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कोशों में लिखना है। अभी मैंने आपको बताया है पहले में 2 आएंगे, फिर 8, फिर 8। तो अब देख लो 11, 11 को जब हम तोड़ेंगे तो 2, फिर 8 10 और 1 बचा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी पहले में 2 लिख के फिर 8 लिख के फिर 1 लिखा। फिर है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन का देखो टोटल होता है 18, दे रखा है इसमें 2 और 8 10, 10 और 8 हो जाएगा 18। ठीक है, फिर ऐसे 2 8 8 जो जो है, पर ये देखो मान लो 5 आ गया, तो पहले वाले में तो 2 आएंगे कंफर्म, और कितने बचे, 3। तो यहाँ पे आपको पता है दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 आते हैं, तो 3 यहाँ पे, 2 और 3 हो जाएगा 5। क्लियर है, तो इसको आप देख लीजिएगा सभी को एक बार अच्छे से। अगला प्रश्न है कि दो तत्व एक्स तथा वाई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 11 व 17 है, ये तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा देखो 11 व 17 है, अब आपको पता है 11 नंबर पर सोडियम और 17 पर क्लोरीन होता है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, सप्तम वर्ग में आ जाएगा। फिर है, इन तत्वों में कौन धातु और कौन अधातु है, तो एक्स जो है वो क्या है, धातु, और वाई हो जाएगी अधातु। ठीक है, गा नंबर है आपका, ये तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में है, तो ये दोनों आवर्त तीसरे आवर्त में होंगे दोनों तत्व। फिर एक्स तथा वाई की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए, तो अभी देखो ये पहले वाला कितना है, 11, तो 2 8 1 11, 2 8 7 हो जाएगा दूसरा वाला क्लोरीन। और इसी के साथ बच्चों ये जो आपके पहला पार्ट था आपका अति लघु प्रश्न, सॉरी अति लघु कह रहा हूँ, लघु प्रश्न उत्तर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपने अच्छे से समझ लिए हैं। इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, जब तक आप ये प्रिपेयर करोगे तब तक इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी आने वाला पार्ट है उसको आप इजीली देख पाएं। और बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो हमारा नया चैनल है उस पर भी फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो भी फटाफट जाकर के लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।